ब्रिटिश हिस्टोरियन लॉर्ड एक्टन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब अगर हमें करप्शन हटाना है तो हमें सबसे पहले पावर्स का सेपरेशन करना होगा अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करना डेमोक्रेसी की नीड बन गई। इवोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये बात कही थी कि देयर मस्ट बी हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स एरिस्टोटल का कहना था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, पावर सेपरेटेड होनी चाहिए। उसके बाद 17th सेंचुरी में ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इस तरह से डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव। उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तीनों इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं थी। लेजिस्लेचर को सुप्रीम माना गया था, वहीं एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव किंग की अथॉरिटी के अंडर काम करेंगे। उस हिसाब से ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम में बाइफोगेट किया उन्होंने। एक तो पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, दूसरा अंडर किंग। उन्होंने जुडिशियरी को भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं बाइफोगेट किया था। उनके हिसाब से इंटरप्रिटेशन जो कि जजेस का काम है वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है और वो एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आ जाना चाहिए, उसको कोई सेपरेट अथॉरिटी नहीं बनानी है। 17th 18th सेंचुरी में जो फिलोसोफर्स ने अपनी थ्योरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके, वो थोड़ी स्कैटर्ड थी, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था सेपरेशन ऑफ पावर का, जब तक कि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी सामने नहीं आई। मॉन्टेस्क्यू ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके। हालांकि वो इंग्लिश फिलोसोफर की थ्योरीज पढ़ के ही इंस्पायर हुए थे और उन्होंने प्रॉपर डिस्टिंक्शन दिया था, और उन्होंने जुडिशरी को एक इम्पॉर्टेंट विंग माना था इस जुडिशरी को एक इंपॉर्टेंट विंग माना था इस सेपरेशन का, अनलाइक लॉ जिन्होंने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर ही रखा था। 17th और 18th सेंचुरी में जो फिलोसोफर ने अपनी फिलोसॉफी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके, वो थोड़ी स्कैटर्ड थी, जब तक कि मॉन्टेस्क्यू की एक थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर्स अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में नहीं आई थी। उन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर। अगर हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक फाउंडेशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि ये स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉलो करेंगे, बट सिंस जिस तरह के पावर्स बटे हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जो 3 आर्टिकल्स हैं शुरुआत के, आर्टिकल 1 2 3। आर्टिकल फर्स्ट बोलता है जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कांग्रेस के पास जाएगी, आर्टिकल 2 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और आर्टिकल 3 कहता है कि जुडिशरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। हालांकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको रिजिड मैनर में फॉलो नहीं करता है। इंस्टेड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम को फॉलो करता है कि किसी भी एक विंग को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाएगी, पावर बटी हुई रहेंगी, और तीनों विंग्स इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री को चलाने के लिए। अगर हम लोग प्योर डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि एक पर्सन जो इस विंग का पार्ट है वो उस विंग का पार्ट नहीं हो सकता, किसी दूसरे विंग का पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि एक विंग दूसरे विंग के किसी भी फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि एक विंग दूसरे विंग के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। ये प्योर डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हुई। वहीं अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम लोग इसको प्योरली या स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पास बटे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि हाँ ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहाँ ड्यूटीज़ को और पावर्स को वो लोग कॉमनली शेयर करते हैं। So student, I hope you like the video, you got the concept clearly, and if you have any doubts regarding this video, please write in the comment box, and please like, share and subscribe to this video. Thank you.